हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास इन माय चैनल ज्ञान की शक्ति। आज हम इकोनॉमिक्स की इस क्लास में एक टॉपिक ले रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस वर्ष एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ये दो तरीक़ों से आ सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ये प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा एक ही बात होती है, इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे होता है स्पष्ट कीजिए। या ऐसे भी आ सकता है, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, अर्थ देखते हैं इसका क्या अर्थ है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह दशा होती है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यानी क्रेता जो होता है वो खरीदने वाला होता है और विक्रेता बेचने वाले। यानी एक ऐसा बाज़ार जिसमें ख़रीदार भी बहुत होते हैं और विक्रेता अर्थात दुकानदार भी बहुत होते हैं, उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। इसमें कोई भी एक क्रेता अथवा विक्रेता व्यक्तिगत रूप से वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। समस्त बाज़ार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म कीमत ग्रहण करने वाली प्राइस टेकर जिसे कहते हैं होती है, कीमत निर्धारण करने वाली प्राइस मेकर नहीं होती। अब बोल्डिंग ने इसके बारे में क्या कहा। पूर्ण प्रतियोगिता व्यापार की वह स्थिति है जिसमें प्रचुर संख्या में, प्रचुर का मतलब काफ़ी संख्या में, क्रेता और विक्रेता बिल्कुल एक ही प्रकार की वस्तु के क्रय विक्रय में लगे होते हैं तथा जो एक दूसरे के अत्यधिक निकट संपर्क में आकर आपस में स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का क्रय करते हैं। यानी वस्तु का मार्केट एक ही होना चाहिए, एक ही वस्तु का बाज़ार होना चाहिए, वस्तु की इकाई भी समान होनी चाहिए, आगे इसकी विशेषताओं में बताया जाएगा। और पूर्ण रूपेण वो जो भी क्रेता होते हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए किसी भी वस्तु का लेन देन करने में, उसको खरीदने में। अब आता है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला जो विशेषता है वो क्या है, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की उपस्थिति। जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि भाई हम पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाज़ार में क्या देखते हैं कि वहाँ पर क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यदि वहाँ पर बहुत अधिक संख्या नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं बन रही है, ताकि कोई एक क्रेता या विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित न कर सके। दूसरा, बाज़ार का पूर्ण ज्ञान। यानी उन क्रेता और विक्रेताओं को बाज़ार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उनको बाज़ार में उस वस्तु के मूल्य तथा एक दूसरे के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई विक्रेता बाज़ार मूल्य से अधिक मूल्य न ले सके और न ही कोई क्रेता अधिक मूल्य दे। तीसरी विशेषता क्या होती है कि जिस वस्तु का मार्केट हो, एक समान गुण वाली वस्तुएं होनी चाहिए। फर्मों द्वारा उत्पादित तथा बेची जाने वाली वस्तुएं एक समान गुण वाली होने के साथ ही अभिन्न भी होनी चाहिए। अभिन्न का मतलब अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ताकि क्रेता बिना किसी प्रकार की शंका के उन्हें खरीद सके। साथ ही जब वस्तुएं अभिन्न होंगी तब समस्त बाज़ार में उसकी कीमत भी एक ही रहेगी। यानी कोई भी चीज़ है उसका जो आकार है एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आकार बड़ा है एक आकार छोटा है तो इससे वो मूल्य उससे प्रभावित हो जाएगा, अर्थात उनमें मूल्य अलग अलग हो जाएगा। तो एक ही आकार होना चाहिए।
चौथी बात होती है वस्तु की कीमत एक समान। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में किसी समय विशेष पर वस्तु की समस्त इकाइयों का मूल्य एक ही समान होना चाहिए। पांचवा, बाजार में फर्मों के भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी जो भी फर्म हैं, जो भी क्रेता हैं, उन सबको स्वतंत्र रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर या दबाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अर्थात वो एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भाग ले सकें। छठा, क्रय विक्रय की पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रय विक्रय की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि कोई भी क्रेता किसी भी स्थान से वस्तु खरीद सके तथा कोई भी विक्रेता किसी भी स्थान पर अपनी वस्तु बेच सके, ऐसी उनको आज़ादी होनी चाहिए। सातवां है बाजार में वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में वस्तुओं के मूल्य पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल्य नियंत्रण के अभाव में ही मांग एवं पूर्ति, संभरण पूर्ति को ही कहते हैं, शक्तियों, जो मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं प्रभावपूर्ण ढंग से अपना कार्य करती हैं, तभी वो कार्य करती हैं। क्योंकि जहां मांग और पूर्ति का संतुलन होता है वहीं पर मूल्य का निर्धारण होता है। मूल्य का निर्धारण जो होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? मांग और पूर्ति के संतुलन पर ही करता है। अब हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। प्रोफेसर मार्शल ने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस क्षेत्र में। प्रोफेसर मार्शल प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण के संबंध में मांग तथा पूर्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि किसने प्रतिपादित किया है सिद्धांत को, तो प्रोफेसर मार्शल ने, जिसे मूल्य का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात इसी को आधुनिक मूल्य का आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यह वाद विवाद व्यर्थ है कि मूल्य वस्तु की मांग से निर्धारित होता है अथवा उसकी पूर्ति से। वास्तव में वह दोनों से निर्धारित होता है, किसी एक से निर्धारित नहीं होगा। दोनों का समन्वय या संतुलन जरूरी है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग और पूर्ति की दोनों शक्तियां मूल्य को निर्धारित करती हैं। किसी वस्तु की संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर मांग और पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के साथ संतुलित हो जाती हैं। अर्थात जहां पर वस्तु की मांग ठीक उसकी पूर्ति के बराबर हो जाए। उपयोगिता मांग की शक्तियों के पीछे कार्य करती है और उत्पादन लागत पूर्ति की शक्तियों के पीछे काम करता है। मांग और पूर्ति में से कौन सी शक्ति अधिक सक्रिय होती है, यह इस बात पर निर्भर होगा कि बाजार में मांग और पूर्ति का समायोजन के लिए कितना समय मिलता है। समय अवधि जितनी अधिक लंबी होती है उतना ही पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है और समयावधि जितनी कम होती है उतनी ही मांग का प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की कीमत सब उपभोक्ताओं के द्वारा की जाने वाली मांग तभी सब फर्मों की पूर्ति से निर्धारित होती है। ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा है। अब इसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं। एक, वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत। तो सबसे पहले हम देखें वस्तु की मांग। वस्तु की मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु का मूल्य देने के लिए इसलिए तैयार रहते हैं क्योंकि वस्तुओं में तुष्टि गुण होता है। तुष्टि गुण का मतलब उपयोगिता होती है तथा साथ ही साथ वे दुर्लभ भी होती हैं। उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक से अधिक मूल्य उस वस्तु के सीमांत तुष्टि गुण के बराबर देने को तैयार होगा। उसके बाद आती है वस्तु की पूर्ति। वस्तु की पूर्ति उत्पादक के द्वारा की जाती है। कोई भी विक्रेता या उत्पादक वस्तु की दुर्लभता एवं उसकी उत्पादन लागत के कारण वस्तु का मूल्य मांगते हैं। कोई भी उत्पादक किसी वस्तु का मूल्य कम से कम उसकी सीमांत उत्पादक लागत से कम लेने के लिए तैयार नहीं होगा।
यानी मार्जिनल कॉस्ट जो उसकी आई है, सीमांत लागत जो आई, लास्ट जितना उसमें खर्च आया है, अर्थात उतना तो उसे मिलना ही चाहिए, उससे कम पर वो तैयार नहीं होगा। उत्पादक अपनी वस्तु को उस पर आई सीमांत उत्पादन लागत से कुछ अधिक मूल्य पर ही बेचना चाहेगा, अर्थात कुछ मुनाफा कुछ लाभ वो ज़रूर लेना चाहेगा, क्योंकि उसने उसमें टाइम वेस्ट किया है, उसका उत्पादन किया है, तो केवल मुनाफा कमाने के लिए ही उसने किया है। संतुलन कीमत, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। मांग की जाने वाली वस्तु की मात्रा तथा पूर्ति की मात्रा कीमत के साथ बदलती है। वह कीमत जो बाजार में रहने की प्रवृत्ति रखेगी, ऐसी कीमत होगी जिस पर वस्तु की मांग की मात्रा उसकी पूर्ति की मात्रा के बराबर होगी। सपोज वो आगे बताता है कि जिस कीमत पर मांग और पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के साथ संतुलित होती हैं, संतुलन कीमत कहलाती है। इस कीमत पर मांग और पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के साथ संतुलित होती हैं, इसलिए इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। यदि कीमत संतुलन कीमत से अधिक होती है तो वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होगी और विक्रेता अपने स्टॉक को बेचने के लिए कीमत को कम करना चाहेंगे। यदि कीमत संतुलन कीमत से कम होती है और वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होगी तो क्रेता उसकी अधिक कीमत देने को तैयार होंगे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि संतुलन कीमत ही निर्धारित होने की प्रवृत्ति रखती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी वस्तु का मूल्य उसके सीमांत तुष्टिगुण और सीमांत उत्पादन लागत के मध्य मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है, उनका संतुलन होता है। अतः वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं। जिस प्रकार से कागज़ को काटने के लिए कैंची के दोनों ही फलकों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने के लिए मांग और पूर्ति दोनों ही आवश्यक हैं, जो एक संतुलन बिंदु से आपस में जुड़ी रहते हैं। यह संतुलन बिंदु ही वस्तु का मूल्य होता है। इस कथन को हम निम्नलिखित एक सारणी के द्वारा भी क्लियर कर सकते हैं। यानी प्रोफेसर मार्शल ने मांग और पूर्ति के संतुलन को कैंची के दो फलकों से उसको कंपेयर किया है कि जिस प्रकार से एक कैंची चलती है, बीच में वो जुड़ी रहती है और तभी काटती है जब उनका दोनों फलकों का एक संतुलन बन जाता है। वहीं पर ऐसे ही मांग और पूर्ति के आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है। सपोज ये एग्जाम्पल है, गेहूं की पूर्ति क्विंटल में दी हुई है और उसकी कीमत भी क्विंटल में दी हुई है, मांग भी क्विंटल में दी हुई है। तो यहाँ पर ये एक तालिका दी हुई है कि 100 है, 80 है, 50 है, 40 है, 20 है, 1500 और 1350 है, 1200 है, 1000 और 850 है। यहाँ पर फिर मांग उसकी कितनी है, 20 है, 40 है, 50 है, 80 है और 13,000 है। तो उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि बाजार में केवल 1200 प्रति क्विंटल का मूल्य ऐसा है। हम देखते हैं कि 1200 पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी पूर्ति जो है भी 50 है और इधर मांग भी 50 है। अर्थात यहाँ पर जहाँ पूर्ति और मांग दोनों बराबर होती हैं, वो मूल्य जो होगा वो ही मूल्य निर्धारित होगा। तो उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि बाजार में केवल 1200 प्रति क्विंटल का मूल्य ऐसा है जहां मांगी जाने वाली मात्रा अर्थात मांग विक्रय हेतु प्रस्तुत मात्रा अर्थात पूर्ति के बराबर है। दूसरे शब्दों में 50 क्विंटल गेहूं की मांग व पूर्ति की संतुलन मात्राएं हैं और 1200 प्रति क्विंटल का भाव संतुलन मूल्य है। ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान बात है। यानी कभी कभी जब मार्केट होती है, सपोज सिटी सहारनपुर है और सहारनपुर में प्रतिदिन लगभग 100 क्विंटल टमाटर की खपत होती है अर्थात पूर्ति होती है और 100 क्विंटल टमाटर ही वहाँ पर
आता है मार्केट में या मंडी में आता है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सब लोग जो भी होते हैं, सेलर होते हैं, बेचने वाले होते हैं, उसको वहाँ से ले लेते हैं। बाय द वे, सहारनपुर में आज 100 कुंटल टमाटर ने आकर किसी कारण से, कोई बरसात हो जाती है या कोई दूसरा अन्य कारण है, और बाय द वे सहारनपुर में केवल मंडी में 60 कुंटल टमाटर ही पहुंचता है, या अगले दिन फिर 50 कुंटल टमाटर पहुंचता है, लेकिन उसकी मांग 100 कुंटल है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका रेट बढ़ जाएगा, अर्थात जो भी विक्रेता होंगे उसके रेट को बढ़ा देते हैं, और इधर उसकी मांग बढ़ जाती है, अर्थात ऐसे में जब रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो मांग भी घट जाएगी, अर्थात जो ज़्यादा यूज करते थे टमाटर का अब वो कम करने लगेंगे। और यदि टमाटर बाय द वे 100 कुंटल की जगह 150 कुंटल मार्केट में आ जाता है तो उसका रेट कम हो जाएगा, और जब रेट कम हो जाएगा तो उसकी मांग और बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है मांग और पूर्ति पर। रेखा चित्र के द्वारा भी हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। उपयुक्त तालिका के आधार पर मूल्य निर्धारण संलग्न रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है। इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? देखिए, एक रेखा चित्र है, ये रेखा चित्र है। देखिए, इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति तथा OY अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। चित्र में SS पूर्ति वक्र तथा DD मांग वक्र है, जो विभिन्न मूल्य पर मांग व पूर्ति की विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं। मांग व पूर्ति वक्र परस्पर ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, अतः बिंदु ई संतुलन बिंदु होगा तथा 1200 रुपये संतुलन कीमत होगी। अतः गेहूं को बाजार में 1200 रुपये पर बेचा जाएगा, क्योंकि इस कीमत पर 50 क्विंटल गेहूं की मांग की जा रही है और 50 क्विंटल गेहूं की ही पूर्ति हो रही है। इससे ऊंची या नीची कीमत बाजार में नहीं रह सकती, अतः 1200 ही गेहूं की संतुलन कीमत होगी। ये सब कुछ जो मैंने समझाया है, इसको मैंने यहाँ पर तुम्हारी सुविधा के लिए, जो मैंने इस रेखा चित्र में समझाया है उसको मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है, और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है मांग और पूर्ति का। इसी के साथ ये टॉपिक तुम्हारा कम्स टू एन एंड, समाप्त होता है। थैंक यू।